नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। आज की वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड SSSC के सिलेबस पर आधारित है। उत्तराखंड SSSC के सिलेबस को देखते हुए दोस्तों मैंने हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण का कंप्लीट अध्ययन कराऊँगा। तो यह उसी सीरीज़ की पहली वीडियो है दोस्तों। वीडियो में बने रहें अंत तक, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। भाषा व व्याकरण सामान्य परिचय। तो दोस्तों इस वीडियो में हम भाषा व व्याकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा उसकी जनरल अवेयरनेस, थोड़ा जनरल नॉलेज लेंगे, उसके बारे में बेसिक जानकारी को समझेंगे। तो भाषा की बात करें तो दोस्तों जो भाषा होता है यह भाष धातु से बना है, ठीक है। भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना, ठीक है। और ये धातु की बात करें तो दोस्तों ये धातु क्रिया का संस्कृत रूप होता है। जो क्रिया होती है दोस्तों उसका संस्कृत रूप को ही धातु कहा जाता है, ठीक है। या ये कहें कि जो धातु है यह क्रिया की मूल रूप है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप है, उसी को धातु कहते हैं। अगर हम धातु में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ दें तो यह संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया बन जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी परिभाषा जान लेते हैं। भाषा की परिभाषा यह है दोस्तों, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, ठीक है। जितने भी विचार आपके मन में है, आप उन विचारों को किसी न किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और जो वो माध्यम होता है तुम्हारे मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का, उसी को भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा भाषा की परिभाषा। और भाषा की विशेषताएँ दे रखी है दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने। तो भाषा की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब यह आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति है, यह आपको किसी ने दी नहीं है, ठीक है। अर्जित संपत्ति है आपके द्वारा ही। जैसे आप नया नया आपका किसी का जन्म होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति का, तो उसे भाषा कोई देता नहीं है, वो अर्जित करता है, खुद सीखता है, ठीक है। उसे खुद पढ़ना लिखना सब कुछ वो खुद अपने आप ही सीखता है, ठीक है। तो यह एक अर्जित संपत्ति होती है। और दूसरी विशेषता की बात करें तो दोस्तों भाषा सामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया मतलब हमारे आसपास जितने भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो सामाजिक प्रक्रिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाषा सामाजिक प्रक्रिया होती है। और भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भाषा कभी समाप्त नहीं होती है, भाषा का विकास होते रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसी का मतलब यह है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अगला जो विशेषता है दोस्तों वो है भाषा परिवर्तनशील होती है। ये भी याद रखें कि भाषा परिवर्तनशील होती है। आप जहाँ जाओगे वहाँ की भाषा अलग अलग होती रहती है, भाषा में परिवर्तन दिखते रहता है, ठीक है। इसलिए भाषा परिवर्तनशील भी होती है। भाषा का एक मानक रूप होता है दोस्तों, ठीक है। मानक रूप का मतलब होता है दोस्तों कि भाषा के व्याकरण संबंधी शुद्ध रूप, मतलब जो भाषा होता है वह व्याकरण संबंधी शुद्ध रूप में होती है, ठीक है। मानक रूप का यही मतलब होता है कि वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो, ठीक है। इसका मतलब होता है मानक रूप। और अगला जो विशेषता है दोस्तों भाषा की वो है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। तो यह सिंपल सी बात है कि दोस्तों अगर आप किसी भाषा को सीखेंगे तो शुरुआत में आपको वो भाषा कठिन लगती है, और अगर आप उसे सीख जाएंगे तो उसके बाद वो भाषा आपको सरल लगने लगती है। तो वो यही यहाँ पे लिखा है कि जो भाषा का स्वरूप होता है वह कठिन से सरल की ओर होता है, ठीक है। और भाषा के प्रकार की बात करें तो दोस्तों भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो पहली जो भाषा है दोस्तों मौखिक भाषा, उसे जान लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है मौखिक भाषा, जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है तथा ग्रहण करने वाला सुनकर ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। इसका मतलब यह है दोस्तों जब आपके मन में कोई विचार है, आप उन्हें किसी व्यक्ति के सामने बोल रहे हैं और वह व्यक्ति उन विचारों को सुनकर ग्रहण करता है तो वह भाषा क्या कहलाती है, मौखिक भाषा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके सामने अपने विचारों को बोल के रख रहा हूँ, ठीक है, और आप सुन रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। ये मौखिक और लिखित भाषा दोनों का एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरी जो भाषा है दोस्तों वो है लिखित भाषा। जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है तथा सामने वाला पढ़कर ग्रहण करता है तो वह लिखित भाषा होती है। जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर या पत्र, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने जो विचार हैं उन्हें पत्र के द्वारा आपको भेज देता है। अगर जब आपको पत्र मिलता है तो उस पत्र को आप पढ़ते हैं तो आप जान लेते हैं कि उसके मन में क्या क्या चल रहा है, उसके विचार क्या हैं, ठीक है। तो यही लिखित भाषा का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला जो भाषा है दोस्तों भाषा का तीसरा प्रकार वो है सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान न तो बोलकर करता है न तो लिखकर करता है, केवल संकेतों से करता है तो वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम होते हैं दोस्तों, और कोई व्यक्ति जो कान नहीं सुन सकता है उसे हम इशारों के थ्रू बताते हैं कि हमने खाना खा लिया तो हम इशारे करते हैं, या वहाँ जाना है, कहीं जाना है तो इशारा करते हैं, और वह व्यक्ति उसे समझता है, ठीक है। तो उसी जो
जो हम इशारे करते हैं, संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे आप कहीं रोड पे चलते हो और आपको दिखता है कि एक पोस्टर पे कुछ एरो के निशान दिखते हैं। ठीक है, उसे बताया जाता है कि यहाँ को मोड़ इधर साइड को है, इधर साइड को है, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बच्चे दौड़ रहे हैं, इस टाइप से आपको निशान दिखेंगे, संकेत दिखते हैं ना, तो वो भी सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए भाषा के 3 प्रकार। एक नोट है दोस्तों कि सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है और सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होती है। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, तो याद रखेंगे मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा होती है और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। ठीक है, और यहीं पे एक बहुत ही अच्छा नोट है और यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी निकल के आता है, ये देखना। जब तक कोई सार्थक ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती तब तक वह आवाज़ सांकेतिक भाषा होगी। जब तक कोई शब्द पढ़ने को न दिया जाए तब तक वह संकेत भी सांकेतिक भाषा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो भी हमें ध्वनि सुनाई देती है तो उसका एक अर्थ होना चाहिए, तभी उसे भाषा के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे चिड़िया चहचहाती है तो वो कोई भाषा नहीं होती है, क्योंकि उसका जो ध्वनि है हमें समझ नहीं आती। ठीक है, जैसे गाय भैंस आवाज़ निकालते हैं तो उनकी भी हमें ध्वनि तो सुनाई देती है, पर उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो सीटी बजा के बात करते हैं ना, सीटी बजाते हैं, तो उसकी भी हमें कोई ध्वनि समझ नहीं आती। ध्वनि तो सुनाई देती है पर उसे समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, तो वो भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सांकेतिक भाषा के अंदर आते हैं। और जैसे रोडों पे जितने भी पोस्टर लगे रहते हैं, जैसे एरो के साइन होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, सांकेतिक भाषा। शब्द तो है वो, पर हमें वो क्या करते हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो संकेत ही है। ठीक है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत उन्हें हम रखेंगे, तो इतना याद रखना। और बात करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा। ये तो भाषा होगी, अब बात करते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एक देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण, और तीसरा जो माध्यम होगा वो होगा राजनीतिक दृष्टिकोण। तो हम हिंदी को 3 प्रकार से देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो दोस्तों हिंदी भाषा की आदिजन्य संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम मूल भाषा भी कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में कि हिंदी की आदिजन्य कौन सी भाषा है, या हिंदी की जो मूल भाषा है वो कौन सी है, तो याद रखेंगे संस्कृत, क्योंकि जो हिंदी भाषा का विकास हो रखा है वो संस्कृत से ही हो रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो जो दोस्तों संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के 2 रूप होते थे पहले। एक तो होती थी वैदिक संस्कृत, एक होती थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग वेद, उपनिषद, पुराणों की भाषा होती थी। ठीक है, जो वेद, उपनिषद, पुराणों में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं दोस्तों, वह वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं। वो बहुत कठिन टाइप की संस्कृत होती थी। ठीक है, उसका एक अक्षर इतना बड़ा होता था। ठीक है, जो पढ़ने में भी बहुत कठिनाई होती थी जिसे, तो उसे वैदिक संस्कृत कहते थे। और लौकिक संस्कृत की बात करें तो दोस्तों यह आम बोलचाल की भाषा होती थी उस टाइम पे। ठीक है, जैसे रामायण और महाभारत हैं, यह लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है दोस्तों, कि रामायण और महाभारत की जो भाषा है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आपको दिया जा सकता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दोनों दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो याद रखेंगे रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जैसे ही संस्कृत जो भाषा है दोस्तों इसमें परिवर्तन होता है, सॉरी थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों जैसे संस्कृत भाषा में थोड़ा परिवर्तन होता है तो यह पाली बन जाती है। ठीक है, पाली संस्कृत का ही परिवर्तित रूप पाली हो जाता है, जो बौद्ध धर्म के टाइम पे आई थी। ठीक है, उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचलन चल रहा था, तो पाली भाषा उस टाइम पे प्रचलन में थी। और बौद्ध धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक दोस्तों, 3 पिटक हैं तो बौद्ध धर्म के, वह भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, और जो पाली का परिवर्तन रूप होता है दोस्तों, पाली परिवर्तित हो जाती है तो प्राकृतिक भाषा बन जाती है। ठीक है, पाली के परिवर्तन के बाद प्राकृतिक बनती है। उस टाइम पे जैन धर्म प्रचलन में था दोस्तों। जैन धर्म के जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम आगम कहते हैं, वो सब प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म के। और जो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, ये भी वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। और प्राकृतिक का जो रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ तो दोस्तों ये प्राकृतिक का रूप बिगड़ते बिगड़ते यह अपभ्रंश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अपभ्रंश के बाद अवभट्ट बनता है, और अवभट्ट के बाद सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास होता है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो विकास क्रम है दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवभट्ट, अवभट्ट के बाद सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकल के आती है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आता है दोस्तों, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे अपभ्रंश का अपभ्रंश अवभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन।
ठीक है, परिवर्तन। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन सा है, क्या है, तो आप याद रखेंगे संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या होगा, पाली होगा, क्योंकि संस्कृत का परिवर्तन रूप क्या है, पाली है ना। और पाली भाषा का अपभ्रंश प्राकृत, प्राकृत भाषा का अपभ्रंश अपभ्रंशी या स्वयं, और अपभ्रंश का अपभ्रंश अवट्ट को कहते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो दोस्तों भारत में हिंदी 9 राज्यों में बोली जाती है। वो 9 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है दोस्तों। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और अंडमान निकोबार। इनमें भी जो बोली जाती है हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है भारत में कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, अब याद रखेंगे 9 राज्य हैं। ठीक है, और अगला जो बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो दोस्तों संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिनमें एक भाषा हिंदी भी है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और जब संविधान बना था तो दोस्तों उस टाइम पे इस संविधान में 14 भाषाएं ही सम्मिलित थी। याद रखना, पूछा जा सकता है संविधान के निर्माण के समय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो याद रखेंगे 14 भाषाओं का उल्लेख था। उसके बाद संविधान संशोधन होते रहते हैं और भाषाएं जुड़ती रहती है। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उनमें से एक हिंदी भी है। ठीक है, ये याद रखना। और जो हिंदी है दोस्तों यह राजभाषा है, ये भी याद रखना। एक शब्द आता है दोस्तों राजभाषा और एक शब्द आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, तो दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। राष्ट्रभाषा मतलब दोस्तों पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, तो उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है, कहीं कहीं पे बोली जाती है। ठीक है, और जो राजभाषा का मतलब है दोस्तों यह कार्यालयी भाषा होती है। ठीक है, तो संसद में इस बात पे बहुत विवाद हुआ, बहुत डिस्कस हुई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए या राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक है, फाइनली डिसाइड हुआ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, राजभाषा मतलब जो प्रशासन की भाषा होगी वह हिंदी होगी। ठीक है, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन अनुच्छेदों के बारे में हम ज़्यादा हिंदी भाषा का जब विकास पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इतना ही है इस चीज़ में कि जो हिंदी है यह अनुसूची 8 में वर्णित है दोस्तों, 22 भाषाओं के साथ इसमें इसका वर्णन है संविधान की 8वीं अनुसूची में, और भाग 17 याद रखना। तो ठीक है, अभी संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, और संविधान में अभी 22 भाग हैं, और जो 17वां भाग है दोस्तों वह भी भाषा से संबंधित है। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, घोषित किया गया था, और अधिनियम बाद में आता है राजभाषा का, ये याद रखना। यहाँ पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो राजभाषा अधिनियम आता है यह 1963 में आता है। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन 14 सितंबर 1949 वाला। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो घोषित किया गया था वो 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया था, और जो राजभाषा अधिनियम आता है दोस्तों यह आता है 1963 में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट अलग अलग है, इन्हें याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है व्याकरण। भाषा के बारे में हमने तो बहुत कुछ जान लिया, अब थोड़ा जान लेते हैं व्याकरण के बारे में। तो दोस्तों व्याकरण जो है यह वी धन आ धन करण से मिलकर बना है। ठीक है, वी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। किसी भी चीज़ को भली भांति समझना क्या कहलाता है दोस्तों, भाषा व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, भली भांति समझना। पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना भली भांति समझना। और कुछ व्याकरण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है, और व्याकरण हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, भाषा जो व्याकरण है दोस्तों वो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ भली भांति समझना होता है, इतना याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं दोस्तों, एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंदर हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, स्वर और व्यंजनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही था दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये देख लेते हैं कि शब्द विचार जो वर्णों के योग से जो बनता है दोस्तों उन्हें शब्द कहा जाता है, और बहुत सारे शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार पढ़ेंगे, फिर वाक्य विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे की वीडियो में आएंगे, ये सब कुछ इन 3 टॉपिकों पे ही पूरा व्याकरण टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन 3 टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो आप समझ लो आपका व्याकरण कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हें हम आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। कल की वीडियो वर्ण विचार पे रहेगी। ठीक है, स्वर व्यंजन इत्यादि चीज़ों पे रहेगा कल का वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है इस चैनल से या इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुँचाएँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें कुछ और इम्प्रूव किया जाए वो भी बताएं। तो बाकी अपना ख्याल रखना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से। ओके बाय, टेक केयर।